ये लो सत्यानाश, पी लो अब चाय। सुबह सुबह ही नुकसान कर दिया। अरे मैं पूछती हूँ, ध्यान कहाँ रहता है तुम लोगों का? 3 लोग होकर भी कोई काम ढंग से नहीं कर सकती हो। 3 किलो दूध बहा दिया गैस पर। अब तुम ही बताओ पूरा दिन कैसे काम चलेगा? चाय पीने के लिए भी दूध नहीं बचा। अरे माँ जी, मैं तो मुन्ना को स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाने गई थी और इस कीर्ति को कह कर गई थी कि गैस पर दूध रखा है, जरा ध्यान रखे। लेकिन ये महारानी तो कभी काम में ध्यान लगा ही नहीं सकती। कर दिया सुबह सुबह बेड़ा गर्क। अब गलती ये करे और बातें सुनूं मैं? ये क्या बात हुई भाभी? गैस पर दूध आपने रखा है तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी आपकी हुई ना। अब मुन्ने को तैयार करने के लिए रसोई से चली गई थी तो क्या मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे? मैं भी तो चिंकी की चोटी बनाने के लिए रसोई से निकली थी। और मानवी, तुम बताओ, मैं तो तुम्हें दूध का ख्याल रखने के लिए बोल कर गई थी ना, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अरे दीदी, ये कैसी बात कर रही हैं आप मुझसे? कब कहा आपने दूध देखने के लिए? मैं तो अपने कमरे में मानो की शर्ट प्रेस कर रही थी, मुझे तो पता भी नहीं कि रसोई में दूध उबल रहा था। ये देखो, शुरू हो गई महारानी के बहानेबाजी। अरे मैंने तुम्हें आवाज लगाकर कहा था ना कि मानवी रसोई में जाकर दूध देख लो, मैं जरा चिंकी के बाल बनाकर आती हूँ, तो फिर तुम्हें जाना चाहिए था ना। अरे चुप करो तुम तीनों के तीनों, पागल बनाकर रख दिया है। 5 मिनट के काम में आधा घंटा लगाती हो और उसमें भी तीनों की तीनों एक दूसरे के ऊपर काम डालने के चक्कर में हर काम का सत्यानाश करके रख देती हो। अरे भाई, कोई सुख नहीं है मुझे 3 बहू होने का, बल्कि तुम तीनों के बीच में कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई देखने से अच्छा है कि काम मैं खुद ही निपटा लिया करूं। अरे माँ, क्या आप सुबह सुबह दूध के लिए महाभारत लेकर बैठ गई? अरे जाने दो ना, हो जाती है गलती कभी कभार। सुबह सुबह काम की भाग दौड़ होती है, नहीं ध्यान दे पाए होंगे। मैं ऑर्डर कर देता हूँ, थोड़ी देर में दूध घर पर डिलीवर हो जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए। अच्छा परिधि, लंच तैयार है कि नहीं? ये माँ जी की पंचायत के चक्कर में ना मुझे लग रहा है कि मेरी सब्जी भी जल गई होगी। माँ जी, आप भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाती हैं, आपकी इन बातों के चक्कर में मुझसे भी भूल हो गई। अरे क्या चल रहा है इस घर में? मैं देख रहा हूँ आजकल सारे काम उल्टे पलटे हो रहे हैं। अब सुबह सुबह भाभी मानवी मानवी करके हल्ला मचा रही थी, उससे मानवी का ध्यान भटक गया और उसने मेरी शर्ट जला दी। अभी यहाँ भाभी ने सब्जी जला दी, दूध बहा दिया, उसकी वजह से आज चाय भी नहीं मिलेगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर घर को हो क्या गया है। अरे बेटा, मैं भी तो यही सोच सोच कर परेशान हूँ कि आखिर अचानक घर में क्या मुसीबत आ गई है कि कोई काम सीधी तरह से पूरा ही नहीं हो रहा, हर काम में अड़ंगा लग जाता है। खैर फिलहाल तो सब्जी थोड़ी सी जल गई थी, लेकिन अब और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए तीनों बेटे वही जली सब्जी लेकर ऑफिस निकल जाते हैं शाम के समय। अरे माँ, एक कप जरा अच्छी चाय पिला दो। और हाँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, आप खुद ही बना देना, पहले ही मेरा मूड बहुत खराब है। क्यों बेटा, क्या हो गया ऐसा जो तू इतना परेशान नजर आ रहा है? सब ठीक तो है ना? अरे माँ, क्या बताऊँ, स्टॉक मार्केट में थोड़ा पैसा लगाया था, सारा पैसा लूट गया। जो पिछले 4-5 महीने में कमाया था सब बर्बाद हो गया। हाय राम, पता नहीं किसकी काली नज़र लगी है हमारे घर को, नुकसान पे नुकसान होता चला जा रहा है। तो चिंता मत कर बेटा, मैं कुछ उपाय करवाती हूँ। अगले ही दिन उर्मिला मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच जाती है। अरे बहन जी, क्या बात है, बहुत दिनों बाद मंदिर में दिखाई दी। आजकल तो मंदिर आना भी बंद कर दिया है क्या? अरे नहीं नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं, आजकल ऐसा लगता है ग्रह दशा कुछ ठीक नहीं चल रही। कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है कि घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। अरे बहन जी, ऐसा क्या हो गया? कुछ खास बात है क्या? अब क्या बताएं पंडित जी आपको, हम तो बड़े परेशान हो गए हैं। अभी छोटे बेटे की शादी की है, जानते तो होंगे ही आप। बस जब से तीसरी बहू आई है ना, तब से मानिए फुर्सत नहीं मिल पा रही। कभी कुछ तो कभी कुछ लगा रहता है। पहले हमारे पाँव में चोट लग गई, उसके बाद छोटा बेटा है, उसकी बाइक पेड़ से जा टकराई, उसके हाथ में कितने दिन तक चोट रही। डॉक्टर से दवा कराने के बाद भी उसको आराम नहीं मिल रहा था। फिर किसी पहलवान से पट्टी करा कर लाए हैं 10 दिन तक, तब जाकर आराम मिला है। उसके बाद मेरी बड़ी वाली पोती है ना, उसको टाइफॉइड हो गया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या भूल हो गई है हमसे। पता नहीं भगवान किस बात की सज़ा दे रहा है कि एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता ही चला जा रहा है। अरे बहन जी, इतनी बात हो गई और आपने हमें बताया नहीं। अरे भाई, शुभ चिंतक हैं हम आपकी, एक बार आपने जिक्र किया होता तो हम आपकी कुंडली देख लेते, ग्रह दशा देखकर कुछ तो उपाय आपको बता ही देते। अब आपको हमारी विद्या पर इतना भी भरोसा नहीं रहा क्या? अरे पंडित जी, ऐसी बातें क्यों करते हैं? अब आप समझ लीजिए कि आज हम दर्शन तो करने आए हैं,
लेकिन मुख्य रूप से आपसे मिलने के लिए ही यहाँ आए हैं। अब आप ही समाधान निकालिए इन समस्याओं का। हम तो समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर गलती क्या हो रही है हमसे। अब ऐसा करिए, बैठिए थोड़ी देर, हम जरा आपको ग्रह दशा देखकर बताते हैं। पंडित जी थोड़ी देर एक कागज पर कुछ लिखकर गिनती करने लगते हैं। कुछ देर के बाद, एक बात बताइए बहन जी, कितने बेटे हैं आपके? 3 बेटे हैं पंडित जी। 2 बेटों की तो पहले ही शादी कर दिए थे, तीसरे की अभी 2 महीने पहले की है। बस समझ लीजिए तब से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है घर में। कहीं ऐसा तो नहीं कि तीसरी बहू के पांव शुभ नहीं है? अब देखिए बहन जी, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि अब की तीसरी बहू शुभ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। मैं समझी नहीं पंडित जी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अरे बहन जी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा का नाम सुना है आपने कि नहीं? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा मतलब? ये 3 तिगाड़ा कौन है? अरे बहन जी, आपकी बहू और कौन? 3 बहू है ना आपकी, तो बस समझ लीजिए वही सारी समस्या की जड़ है। अब 3 बहू एक ही घर में एक साथ रहेंगी तो काम तो बिगड़ेंगे ही। पंडित जी आप कहना क्या चाह रहे हैं? एक बहू को निकाल के घर से बाहर खड़ा कर दूं क्या? अब जब मेरे बेटे 3 हैं तो बहू भी तो 3 ही होंगी ना। हाँ बिना पंडित जी कभी कभी अजीब बातें कर देते हैं। अरे बहन जी, पूरी बात तो सुन लीजिए। आप तो आधी बात सुनकर ही पंडित जी को दोष देने लग जाती हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आप है कि मुझे दोष दे रही हैं। माफ़ कीजिए। अच्छा बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए बहन जी, ये जो आपके घर में इतने दिन से चल रहा है ना, उससे मुक्ति पाना चाहती हैं तो अपने इस 3 तिगाड़े को काम बिगाड़ने का मौका मत दीजिए। पंडित जी आपकी बात मेरी समझ से बाहर हो रही है। अरे भाई जब मेरी 3 बहू है तो इस 3 तिगाड़े का मैं करूँ भी तो क्या करूँ? एक लड़का और गोद ले लूँ क्या, या एक को घर से निकाल दूँ? अरे बहन जी, बड़ी भोली आप। ये बताइए 3 बहू को लेकर क्या करेंगी आप अगर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तो? अरे अलग अलग करिए 3 तिगाड़े को। और कौन सी किताब में लिखा है कि 3 बहुओं का एक ही छत के नीचे रहना ज़रूरी है? चूल्हा अलग करके पीछा छुड़ाइए इनसे। इनमें से बड़ी वाली को निकाल कर बाहर करिए, वो अलग हो जाएगी तो आपके घर पर 2 ही बहू बचेंगी और फिर ये 3 तिगाड़े का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। क्या वाकई बड़ी बहू को अलग करने से ये मुसीबत खत्म हो जाएगी? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करके देखती हूँ। पंडित जी ने तो उपाय बता दिया, लेकिन ऐसे कैसे बड़ी बहू को अलग होने के लिए कह दूँ? इतने सालों से बेचारी पूरे घर की जिम्मेदारी संभाले बैठी है। सुख दुख सब खुशी खुशी निभाया है उसने। आ गया आइडिया। बड़ी बहू से ना मैं इतना काम करवाऊंगी कि खुद ही कह देगी माँ जी मुझे अलग होना है, और बस जैसे ही आएगी ना माँ जी करते हुए तुरंत निकाल के बाहर कर दूंगी उसे। घर पहुंचकर, बड़ी बहू जरा इधर आना। जी माँ जी क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? अरे बुलाया क्यों, मेरे बुलाने से तुझे कोई आपत्ति है क्या? अरे माँ जी मैंने ऐसा कब कहा, बताइए ना क्या बात है। देख महारानी, ऐसा है कि बहुत आराम फरमा लिया तूने। हर काम अपनी देवरानियों के ऊपर सौंप करना, पूरा दिन पैर पर पैर चढ़ाकर बैठी रहती है। आज से घर के सारे काम तू ही करेगी। अभी तेरी सास जिंदा है और यह घर वैसे ही चलेगा जैसा मैं कहूँगी। किसने कह दिया आपसे कि मैं पूरा दिन पैर पर पैर चढ़ाकर बैठी रहती हूँ? माँ जी मैं तो पूरा दिन काम में ही लगी रहती हूँ। देख बड़ी बहू, बहस मत कर मेरे आगे। जल्दी से पूरे घर की रगड़ रगड़ कर सफाई कर और उसके बाद सबके लिए ना बढ़िया खाना बना कर खिला। और हाँ, ये जो काम मैंने बताया ना, ये सब तुझे अकेले ही करना है। अगर तूने देवरानियों पर हुक्म चलाकर चालाकी दिखाने की कोशिश की ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे माँ जी आपका हुक्म सर आंखों पर, आपने कह दिया तो समझिए काम हो गया। मैं अभी पूरे घर को चमकाती हूँ। अरे बहू, घर की सफाई हो गई हो तो ऐसा कर सारे पर्दे और चादर उतार ले और सबको हाथ से धोकर सुखा दे। इस कम वक्त वॉशिंग मशीन में तो कपड़े ढंग से साफ ही नहीं होते। सारी चद्दर पर्दे सब मत मैले से लग रहे हैं। ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे मैं तो खुद ही सोच रही थी कि चादर पर्दे सबको हाथ से रगड़ कर धो दूँ तो कम से कम ढंग से साफ हो जाए। आप खाना खा लीजिए, उसके बाद मैं सारे कपड़े धो देती हूँ। अरे किस मिट्टी की बनी है ये बड़ी बहू, इतना उकसा रही हूँ मैं इसे, लेकिन इसके ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। माँ जी करके सारा काम किए चली जा रही है। देखते हो कितने दिन तक माँ जी की रट लगाकर। 1 सप्ताह बीत गया था और इस 1 सप्ताह में उर्मिला ने बड़ी बहू से कमर तोड़ मेहनत करवा कर देख लिया था, लेकिन बड़ी बहू तो बड़ी मोटी चमड़ी की थी। उसके ऊपर सास की किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हैं? इसके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा।
मुझे अपना तरीका बदलना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, इस बड़ी बहू को छोड़ देती हूँ, छोटी बहू के ऊपर हाथ आजमा कर देखती हूँ। इसकी नई नई शादी हुई है, अभी तो मायके का भूत भी सही से नहीं उतरा इसका। इसको मायके जाने से मना कर देती हूँ। जब 2-4 बार इसे मायके जाने को नहीं मिलेगा तो खुद ब खुद घर छोड़कर भागने को तैयार हो जाएगी। छोटी बहू, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे माँ जी, वो मैं अपने मायके जा रही हूँ। मैंने बताया था ना, मेरे चाचा की लड़की की सगाई है। देख बहू, अब तेरी शादी हो गई है, ससुराल के कामों में मन लगाना सीख। यहाँ का एक भी काम तुझसे ढंग से होता नहीं। बस रोज रोज मायके जाने के लिए कह दो। कोई जरूरत नहीं है मायके जाने की। तेरी सगी बहन की शादी होती तो एक बार को सोचते भी। अब चचेरी ममेरी बहनों की शादी में जाकर समय खराब करने की कोई जरूरत ना है। अब आएगा मजा। अभी वो मुझे जवाब देगी और फिर मैं बवाल खड़ा करूंगी। जी माँ जी, आपकी इच्छा नहीं है तो ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी। आप नाराज़ मत होइए, आप ठीक ही कहती हैं। चाचा की लड़की की सगाई इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको नाराज़ करके उसकी शादी अटेंड करने जाऊँ। आप बताइए ना क्या काम है, मैं अभी कर देती हूँ। अच्छा बताइए, आज आप क्या खाएंगी? मैं आपकी पसंद का खाना बना देती हूँ। क्या? मैंने इसे इसके मायके जाने से मना कर दिया, लेकिन इसके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा। तीनों के तीनों पके चावल आए हैं मेरे घर। मजाल है जो आसानी से गल जाए। 2 दिन बाद, आ रहा छोटी बहू, देख तेरे मायके से फ़ोन आ रहा है और मेरा ना बात करने का कोई मन नहीं है। तो फ़ोन उठाकर अपनी माँ से बात कर ले। और हाँ, तुझे बुलाने के लिए बोले ना तो साफ मना कर देना। कोई ज़रूरत नहीं है पहले करवा चौथ के लिए अपने मायके जाने की। जहाँ पति होता है करवा चौथ भी वहीं की जाती है। मैं 1 महीने के लिए तुझे तेरे मायके नहीं भेजने वाली। ठीक है माँ जी, सही बताऊँ तो मेरा भी मन नहीं था कि मैं अपना पहला करवा चौथ मायके में जाकर मनाऊँ। मैं तो खुद मानो के साथ करवा चौथ मनाना चाहती थी। थैंक यू, मुझे अब अपनी मम्मी को मना करने का एक बहाना मिल गया। वरना मैं तो कई दिनों से यही सोच सोच के परेशान थी कि मम्मी को क्या कहकर मना करूँगी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये सब की सब इतनी मोटी चमड़ी की है कि कुछ भी कर लो इनके ऊपर कोई असर ही नहीं होता। मैं इसे इतना लड़ने के लिए उकसा रही हूँ, लेकिन ये मेरे आगे पीछे घूमती चली जा रही है। बेचारी उर्मिला कभी बड़ी बहू के ऊपर काम करने के लिए हुक्म चलाती तो कभी छोटी को मायके भेजने से मना करती। मजली बहू, आधी उम्र बीत गई तेरी खाना बनाते, लेकिन मजाल है जो तुझे खाना बनाना आया हो। तेरे हाथ का खाना गले से नीचे नहीं उतरता। अरे माँ जी, क्या बताऊँ, कोशिश तो करती हूँ लेकिन अच्छा खाना नहीं बना पाती हूँ। मैं कल से ना आपसे सीखना शुरू करती हूँ। उर्मिला मजली बहू की चाय से लेकर रोटी तक में कमियां निकालती रही, लेकिन मजली बहू के मुंह से चूं भी नहीं निकली। उर्मिला की बातों से तीनों बहू के माथे पर शिकन ही नहीं आ रही थी। अंत में परेशान होकर बेचारी उर्मिला वापस पंडित जी के पास पहुंच जाती है। अरे पंडिताइन जी, आज पंडित जी नजर नहीं आ रहे, कहाँ है वो? अरे वो उनकी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है ना, तब से उनको थोड़ा कम ही बाहर निकलने देते हैं। मंदिर के पीछे पीपल के पेड़ के पास बैठे होंगे। क्या बात है, आपको उनसे क्या काम पड़ गया? अरे क्या बताएं, हमारे घर में ना जब से छोटे बेटे की शादी हुई है कुछ ना कुछ उलट पुलट लगा रहता है। पंडित जी ने उपाय बताया था कि 3 तिगाड़े काम बिगाड़े, इसी की वजह से सब हो रहा है। तो हम अपनी बहू को अलग अलग कर दे तो हमारी समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन क्या बताएं, हमारी बहुएं हैं कि घर छोड़कर बाहर जाने को तैयार नहीं है। बस इसी बारे में पंडित जी से सलाह लेनी थी कि क्या कोई और उपाय नहीं हो सकता ग्रह शांति का। अरे बहन जी, कहाँ आप पंडित जी के चक्कर में पड़ गई। आपको पता नहीं उनका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है। उनकी बातों में आकर अपना घर मत बिगाड़ लीजिएगा। जब से हमारी दोनों बहू ने अपना अपना चौका अलग किया है ना, पंडित जी का मानसिक संतुलन हिल गया है। अब उनके पास जो कोई भी अपनी समस्या लेकर आता है तो सबको यही सलाह देते हैं, बहू को अलग अलग कर दो, घर में फूट डाल दो, ताकि जैसे हमारा घर में शांति भंग हुई है वैसे ही सबके घर में शांति भंग हो जाए। अरे आप जानती नहीं क्या कि उनका तो दिमाग का इलाज चल रहा है। हैं? क्या बात करिए बहन जी, पंडित जी का दिमाग का इलाज चल रहा है? लेकिन उनकी बातों से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि उन्हें कोई समस्या है। अरे बहन जी, पिछली गली में रहने वाली शर्मा जी को जानती है ना, उनके घर में उनका कुत्ता बीमार हो गया था। बेचारी इलाज करा करा कर थक गई तो पंडित जी से सलाह लेने आ गई। आपको पता है क्या सलाह दी पंडित जी ने? कहने लगे दोनों बहू को अलग अलग कर दो, तुम्हारे घर का ग्रह दोष खत्म हो जाएगा और कुत्ता ठीक हो जाएगा। अब कुत्ते को ठीक करने के लिए उन्होंने दोनों बहू की रसोई अलग कर दी।
बहू को अलग करने से घर में महीनों तक कलेश मचा और उसके बाद भी 4 दिन बाद ही उनका कुत्ता भी मर गया। अब आप ही बताइए, लेंगी क्या पंडित जी से सलाह? अच्छा खासा परिवार चल रहा है आपका, तीनों बहू में प्रेम है, लगाव है, इससे अच्छी बात कोई हो सकती है क्या? और जहाँ 4 बर्तन होते हैं आपस में खटकते तो हैं ही। आपने ये कैसे सोच लिया कि बहू को अलग करने से आपकी समस्या हल हो जाएगी? आप जानती हैं कितने लाड प्यार से छोटी बहू को दुल्हन बनाकर लाए थे हम लोग, लेकिन उसने आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। ऐसा माहौल हो गया था घर का कि बस मार पिटाई की नौबत आ गई थी। परेशान होकर दोनों बेटों को अलग कर दिया हमने। बस पंडित जी को उस हादसे से गहरी चोट पहुंची है और वो तभी से हर आने जाने वाले को यही सलाह देते हैं कि बहू को अलग कर दो। पंडिताइन की बात सुनकर उर्मिला अपना माथा पकड़ लेती है और अपने घर की ओर चल पड़ती है ताकि तीनों बहू से माफी मांग सके। आखिर इतने दिन बहुओं को परेशान करने से उनका मन भी तो दुखी ही था।